भोपाल की ट्विशा शर्मा केस में अब सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। सोमवार को भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम ने कटारा हिल्स थाने में पहले से दर्ज मामले को रजिस्टर करते हुए पूरे केस को भोपाल पुलिस से टेक ओवर कर लिया। अब आज ट्विशा के पति समर्थ की कस्टडी सीबीआई ले लेगी। सीबीआई ने इस केस में जांच अधिकारी के तौर पर डीएसपी निशु कुशवाहा को नियुक्त किया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अब सीबीआई की जांच में एंट्री के बाद ट्विशा की मौत में दबे हुए राज बाहर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इधर सीबीआई को केस हैंडओवर करने से पहले एसआईटी ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और ट्विशा के पति समर्थ सिंह से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। तो कल ही सीबीआई को ये केस दिया गया है और अब आज से सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करेगी। सीबीआई ने इस केस का हैंडओवर ले लिया है और कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इससे पहले रविवार के दिन ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया था। शादी मेरी मेरे को थोड़ी एनर्जी भी बचानी है, अदरवाइज आई विल ब्रिंग समर्थ। मुझको माफ कर दीजिए, आप लोग बच्चा समझ के माफ कर दीजिए सब लोग। बाय बाय। भोपाल की ट्विशा अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खुद ही कैसे खत्म कर सकती है? आखिर 12 मई की शाम ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा अपनी ससुराल में फंदे से लटकी पाई गई? क्या ट्विशा शर्मा ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म की या फिर उसकी हत्या की गई? अब इस मिस्ट्री से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। भोपाल की हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से दिल्ली तक एक्शन तेज है। अब इस केस में दिल्ली की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। सोमवार को भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम ने केस का हैंडओवर ले लिया और भोपाल के कटरा हिल्स थाने में दर्ज एफआईआर को रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी। ट्विशा सुसाइड मामले की जांच सीबीआई के दिल्ली हेडक्वार्टर में पोस्टेड एसपी राजवीर सिंह के नेतृत्व में होगी। जांच अधिकारी के तौर पर डीएसपी निशु कुशवाहा को नियुक्त किया गया है। सीबीआई अब इस मामले में दहेज हत्या, प्रताड़ना, साजिश और दूसरे संभावित आरोपों की जांच करेगी। सीबीआई ने इस मामले में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर में भी आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला ही हैं। अब आज सीबीआई ट्विशा के पति समर्थ की कस्टडी लेगी। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई टल गई। अब 27 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं भोपाल जिला कोर्ट में भी आज समर्थ और गिरिबाला की 10 से 20 मई तक की कॉल डिटेल और भोपाल एम्स की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। ट्विशा केस में दोनों चीजें बहुत अहम मानी जा रही हैं। और आज सुबह की एक और बड़ी खबर, कर्नाटक में एक बार फिर से कुर्सी का नाटक शुरू हो चुका है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम को कांग्रेस हाईकमान ने आज दिल्ली तलब किया है। आज सुबह 11 बजे दोनों नेता कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में सीएम का चेहरा बदलेगा या नहीं, इसका फैसला आज हो सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस पर कोई फैसला राहुल गांधी ही करेंगे। हालांकि ना तो पार्टी की तरफ से आज की मुलाकात के एजेंडे पर कोई बात की गई और न ही सिद्धरामैया या डीके शिवकुमार ने इसके बारे में कोई बात बताई। आज कर्नाटक के कई मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि वो भी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक से आने वाली राज्यसभा की सीटों के चुनाव और एमएलसी के चुनाव को लेकर भी आज दोनों नेताओं की बातचीत हो सकती है। कर्नाटक में फिर शुरू हुआ कुर्सी का नाटक। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धरामैया को दिल्ली तलब किया। I do not know the subject matter of the meeting. Venugopal ji invited me to Bangalore for the meeting. I am coming. डीके शिवकुमार को मिलेगी कर्नाटक की कमान। I don't want to comment on it. It is not my job. कर्नाटक के सीएम खामोश है। डिप्टी सीएम कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों नेता दिल्ली में हैं। दोनों कर्नाटक से दिल्ली आए, लेकिन अलग अलग प्लेन से। आज सुबह 11 बजे दोनों नेता कांग्रेस आला कमान से मिलेंगे। ये मीटिंग क्यों है, इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई मैसेज नहीं है।
जो बातें सामने आ रही हैं वो समझ लीजिए। 20 मई को कर्नाटक में सिद्धरमैया बतौर सीएम 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। आज सीएम और डिप्टी सीएम दोनों कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में 8 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। साथ ही एमएलसी की 9 सीटों और विधायकों को लेकर भी हाईकमान से चर्चा होनी है। करीब 6 महीने बाद कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होगा या फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल करके सिद्धरमैया ही 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, आज की मीटिंग से ये भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए सब खामोश हैं। I do not know the subject matter of the meeting. Venugopal ji invited me to Bangalore for the meeting. I am coming. डीके शिवकुमार की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। कर्नाटक के मामले को राहुल ही सीधे देख रहे हैं। आज मीटिंग भले ही कांग्रेस हाईकमान से हो, लेकिन हाईकमान खुद ये कह रही है कि फैसला राहुल गांधी लेंगे। इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सवाल पूछे गए। खड़गे ने कह दिया कि कर्नाटक को लेकर फैसला राहुल गांधी का है। आपकी स्टेट से भी कल आप चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी आने की बात है, सब चीज़ ठीक है क्या? रिशफल की भी बातें हैं क्योंकि आप नहीं, वो देखिए इसमें नहीं बोल सकता, वो ठीक अलग है। राहुल जी खुद बात करेंगे वो चीजों पे। डीके शिवकुमार इस मामले में एकदम चुप्पी साध चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उनका नाम कर्नाटक के सीएम के लिए सामने आया हो, लेकिन इस बार जोर ज्यादा है। इसलिए शिवकुमार खामोश रहकर हाईकमान को अपना मैसेज देना चाहते हैं। I don't want to comment on it. It is not my job. दिल्ली में अकेले सीएम और डिप्टी सीएम ही नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायक और सीनियर लीडर भी सोमवार को राजधानी पहुंच चुके हैं। कुछ नेता तो सीएम की कुर्सी के दावेदार भी बताए जा रहे हैं। तो सब आते हैं, जाके एक नमस्कार बोल के हमारा क्या मदद है वो पूछते हैं। वो सब भी ये भी करते हैं। कोई भी इधर मेरे मंत्री बनाता है, वो बनाता है, वो हमको कोई नहीं है। मैं ऑलरेडी डिप्टी स्पीकर है। अभी हम आए, साहब को एक बार मिल के, मैडम को एक बार मिलता है, जाता है, इतना भी है। दूसरा कोई भी नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट भी नहीं है। वो क्या हुआ तो हाई कमांड से क्या बोलते हैं वो होते हैं। वो सब कांग्रेस में यही चलता है, कभी भी यही चलता है, आगे भी यही चलता है। इसलिए हम आए। माना जा रहा है कि आज कांग्रेस हाईकमान दोनों नेताओं के सामने पूरी स्थिति साफ कर देगा, लेकिन उसे लेकर कोई भी ऐलान 2 या 3 दिन में ही हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित राजनीति को लेकर अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले सही कदम उठाती तो दलित दूर नहीं जाते। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने 80 और 90 के दशक में दलितों के लिए सही तरीके के कदम उठाए होते तो न जाति आधारित क्षेत्रीय दल बनते और न ही दलित समाज उनकी तरफ रुख करता। राहुल गांधी ने भाषण में बदलाव का संदेश भी दिया और कहा कि अब कांग्रेस में दलितों की मुख्य भूमिका होगी। बैठक में राहुल ने बीएसपी संस्थापक कांशीराम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने दलित समाज को एकजुट किया और उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। अवैध निर्माण हटाने के नोटिस की 1 हफ्ते के मियाद पूरी हो जाने के बाद पुलिस उनके बंगले पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने उनके घर पहुंचने की वजह नहीं बताई, लेकिन अंदर से वो अपने साथ एलईडी समेत कुछ और सामान ले जाती हुई दिखाई दी। टीएमसी ने जहां इसे बदले की कार्रवाई बताया तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जिन अभिषेक बनर्जी की बंगाल में तूती बोलती थी, जिनके एक इशारे पर पुलिस से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच जाता था, सरकार बदलते ही उनकी हालत ये हो गई है कि कभी उनके घर प्रशासन का नोटिस आ जा रहा है तो कभी उनके घर पुलिस वाले धमक जा रहे हैं।
सोमवार शाम 4 बजे उनके बंगले में अचानक से पुलिस की टीम दाखिल हुई और कुछ देर अंदर रहने के बाद एलईडी समेत कुछ सामानों के साथ बाहर आई। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के घर में 3 टीवी सेट थे जिनसे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होती थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के लिए डीवीआर भी साथ ले गई है। यह भी बताया गया कि अभिषेक बनर्जी के घर में सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए गए थे उन्हें भी पुलिस ले गई है। दरअसल कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी को घर में किए गए अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस दिया है। 7 दिनों की समय सीमा के अंदर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनके शांति निकेतन वाले बंगले पर पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसको लेकर बंगाल की सियासत गर्म हो गई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, तो बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसने गड़बड़ी की है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। Part of political vendetta. TMC leaders' houses are being raided in different parts of Bengal. So far, it is not clear what the allegations against Abhishek Banerjee are. So one cannot blame Abhishek Banerjee without going through the facts. जो गैर कानूनी है उसको तोड़ा जाएगा, जिसका प्रॉपर्टी तोड़े जा रहे हैं वो लोग के लिए अदालत के दरवाजा खुला हुआ है, वहां जाकर बोले सरकार की काम कर रहा है। बंगाल में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कहा कि बुलडोजर कल्चर बंगाल में नहीं चलेगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और सरकार के बुलडोजर एक्शन को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बताया। ममता ने आंदोलन करने की धमकी दी तो बीजेपी ने कहा कि जो अवैध निर्माण है वो तो गिरेगा ही। আগামীকাল দিল্লিটা যখন যাবে না তখন বুঝবেন আপনারা টলমল করবেন এবং সেদিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করি। ভারতবর্ষের সংবিধান বড় না বন্দুকের নল বড়। ममता बनर्जी को अब स्थिति है कि पब्लिक के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए फेसबुक में आपको लाइव करना पड़ रहा है, मैसेज देना पड़ रहा है। फेस टू फेस बोलिए ना, क्योंकि वो अधिकार खो चुके हैं। अवैध रूप से घर बनाया था क्यों? आपकी सरकार, आपके नेता, काउंसिलर, एमएलए इस पर गलत काम क्यों किया? अतिक्रमण क्यों किए सरकारी जगह पर, पब्लिक के जगह पर, और वहाँ घर बना लिए, पेट्रोल पंप बना लिए, ईंट भट्टा बना लिए। अभी हटा लो, नहीं तो सरकार मजबूर है लोगों को राहत देने के लिए, रास्ता साफ करने का हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के साथ बंगाल में एक एक करके सारे डॉन भी पकड़े जा रहे हैं। बदमाशों की परेड कराई जा रही है, किसी को दौड़ाया जा रहा है तो किसी को घर से गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछली सरकार में जिन बदमाशों का दबदबा था वो शुभेंदु सरकार में सरेंडर करने लगे हैं। बंगाल में वही तस्वीर दिख रही है जो यूपी में 2017 के बाद से दिखाई दे रही थी, यानी जो भी अपराध करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोलकाता पुलिस ने हावड़ा इलाके के कुख्यात बदमाश आकाश सिंह और शमीम अहमद को पकड़कर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पैदल ही पूरे इलाके में घुमाया। हावड़ा इलाके में आकाश सिंह के खिलाफ फिरौती, रंगदारी, डराने धमकाने के कई मामले दर्ज हैं। टीएमसी सरकार के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की थी और बम फेंके थे, लेकिन उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब सरकार बदली है तो वो पुलिस के शिकंजे में है। हालांकि आकाश ने खुद को बेकसूर बताया। আমি নিজে জানি না কেন ঘোরানো হচ্ছে, আমাকে বলা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে যে তোমাকে ঘোরানো হবে, ওই ঘোরাচ্ছে আমাকে। এখন এখানে কি অপরাধ করেছিল? কোনো অপরাধ করিনি। शमीम अहमद और उसके 2 साथियों पर हावड़ा के शिवपुर में बम फेंकने और फायरिंग करने का केस है। शुभेंदु सरकार गुंडागर्दी करने वालों के साथ साथ पिछली सरकार में अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ भी शहर शहर अभियान चला रही है। कई शहरों से बदमाशों की गिरफ्तारी की खबरें लगातार आ रही हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम का दुरुपयोग करके नकली सामान बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। क्राइम ब्रांच ने शहर के 3 गोदामों पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली सिगरेट, चाय पत्ती और ब्रांडेड कंपनियों के नकली मिल्क प्रोडक्ट बरामद किए। पुलिस जब रेड करने गोदाम पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई। गोदाम में सिगरेट के साथ साथ घी, बीड़ी, फेविक्विक, मसाले, पान मसाला, चाय की भूसी समेत बड़ी मात्रा में
नकली सामान वहां पर इकट्ठा करके रखा गया था, जिसे ग्राहकों की डिमांड पर सप्लाई किया जाता था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने करीब 20 लाख के नकली सामान को जब्त किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि ये सब सामान राजस्थान में बनाया जाता है और वहां से अहमदाबाद ला करके बेचा जा रहा है। ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मार्केट में उपलब्ध बड़े बड़े जो FMCG ब्रांड्स हैं उनका डुप्लीकेट माल मार्केट में बड़ी मात्रा में फ्लोट कर रहा था। ये जो गैंग है वो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके मसाले और खाने के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब जो है इस तरह से बना करके उनके डिज़ाइन और पैकेजिंग को चुरा के और पूरा अगर आप देखें तो इस तरह से उसके डुप्लीकेट जो पैकेट्स हैं वो बना करके मार्केट में जो है बेच रहा था। अब ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, ये भी पता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो गाड़ी है यहाँ पे वो इन डुप्लीकेट प्रोडक्ट से भरी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरी गाड़ी जो है ये इन डुप्लीकेट पैकेजिंग किए हुए प्रोडक्ट से भरी पड़ी है। कुल मिलाकर के बताया जा रहा है 25 लाख से ज़्यादा का जो सामान है अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग प्रोडक्ट्स के, जिसमें खाने पीने से लेकर के डिटर्जेंट्स, इवन जो दूसरे FMCG प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल हैं। और फिलहाल क्राइम ब्रांच ने उन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया है और ये सारा का सारा सामान जो है ये सीज कर लिया है। अहमदाबाद पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिनके जरिए फर्जीवाड़े का नेटवर्क फल फूल रहा था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक अर्जी मिली थी जिसमें ये कहा गया था अर्जी में कि इस तरह की मतलब नकली चीज़ें बन रही है और ख़ास तौर पे जो सिगरेट्स बिक रही है उसके ऊपर जो लीगली एक वार्निंग लिखी हुई होती है कि जो सिगरेट और तंबाकू का जो सेवन करता है उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह की वो वार्निंग उस तरह के पैकेट्स पे नहीं है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। ट्विशा केस मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज करके केस अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई ने भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दर्ज FIR को री रजिस्टर्ड करके जांच शुरू कर दी है। ट्विशा सुसाइड मामले की जांच सीबीआई दिल्ली में पोस्टेड SP राजबीर सिंह के नेतृत्व में होगी। जांच अधिकारी के तौर पर DSP निशु कुशवाहा को नियुक्त किया गया है। सीबीआई अब इस मामले में दहेज हत्या, प्रताड़ना, साजिश और दूसरे संभावित अपराधों की जांच करेगी। इस बीच सोमवार को SIT ने आरोपी समर सिंह के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। CBSE की बोर्ड परीक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 12वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद वेदांत नामक छात्र ने सोशल मीडिया में कुछ ऐसे दावे किए जिससे CBSE की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए। पहले छात्र ने दावा किया था कि उसे फिजिक्स विषय में जो आंसर शीट भेजी गई वो उसकी नहीं बल्कि किसी दूसरे छात्र की है। अब इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। छात्र वेदांत का कहना है कि CBSE के अधिकारियों ने खुद उनसे संपर्क किया और उनकी सही आंसर शीट भेज दी है। इसे साफ हो गया है कि कॉपी वास्तव में एक्सचेंज हो गई थी। छात्र ने कहा कि अब जबकि सही कॉपी मिल गई है वो इसे ध्यान से जांचने के बाद री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करेगा, क्योंकि सही उत्तर लिखे होने के बावजूद कई जगह नंबर काटे गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सोमवार को कोलकाता पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। पुलिस बल के दस्ते ने अभिषेक बनर्जी के पूरे घर को घेर लिया। इसके बाद एक पुलिसकर्मी अभिषेक बनर्जी के घर से एक LED स्क्रीन लेकर बाहर निकलता दिखा। सादे कपड़ों में पुलिस वालों की टीम शांति निकेतन में अभिषेक बनर्जी के घर में भी घुसी। हालांकि पुलिस के अभिषेक बनर्जी के घर जाने का कारण अभी साफ नहीं है। एक सोर्स का दावा है कि डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी के अधिकारियों की एक टीम अभिषेक बनर्जी के घर गई थी। अभिषेक बनर्जी का घर 188A हरीश मुखर्जी रोड पर है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कोलकाता नगर निगम की ओर से जारी किए गए नोटिस के बाद हुई है। कर्नाटक कांग्रेस के भीतर लीडरशिप और सत्ता के बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और गृह मंत्री G परमेश्वर दिल्ली पहुंच गए हैं। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान के साथ होने वाली बैठकों पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगले 2 से 3 दिनों में मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। लंबे समय से कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। DK शिवकुमार समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठाते रहे हैं।
ऐसे में तीनों बड़े नेताओं का एक साथ दिल्ली पहुंचना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल होने के संकेत ट्रंप दे रहे हैं, वहीं एक बार फिर से हमला हो गया है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला करके 2 ईरानी बोट को तबाह करने का दावा किया है। इस हमले में IRGC की नेवी विंग के जवानों के मारे जाने की भी खबर है। अमेरिकी सेना ने सोमवार को दक्षिणी ईरान में उन ठिकानों पर हमले किए जिनमें बारूदी सुरंगें बिछाए जाने की कोशिश कर रही थी नावें। मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम थे। हालांकि अरबियन और अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इससे बातचीत पर असर पड़ने के आसार नहीं है। मतलब ये हमला हुआ है और इससे ईरानी IRGC के सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है, मगर इसके बावजूद जो बातचीत चल रही वो डीरेल नहीं होगी, ये अमेरिकन मीडिया भी कह रहा है और ये अरबियन मीडिया भी ये दावा कर रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया है और 2 ईरानी बोट्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है कि 2 ईरानी बोट्स पर हमला हुआ है। इस पर सवार सैनिकों की जानें भी गई हैं, ये दावा किया जा रहा है। माइन बिछाने का काम करने की कोशिश कर रही थी ये बोट्स, ऐसा कहा जा रहा है। जो लॉन्चिंग पैड्स हैं ईरान के, उन पर भी हमला हुआ है। ये देखिए, माइन बिछा रही थी बोट्स, जो समंदर की माइंस होती है, जिसे लेकर के बहुत जाहिर है कि वहां से गुजरने वाले हर एक जहाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम पर हमला किया गया। ऐसे वक्त में जब रोजाना अमेरिका की तरफ से खुद राष्ट्रपति ट्रंप अपने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को ये खबर दे रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और अच्छी दिशा में जा रही है और नतीजे अच्छे आएंगे, उस वक्त इस तरह का हमला क्या बातचीत को डिरेल कर देगा? क्या बातचीत भटक सकती है, अटक सकती है? ऐसे तमाम सवाल भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया है। इस हमले से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ डील लगभग फाइनल हो चुकी है। ट्रंप ने आज तड़के जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके मुताबिक अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि अगर ईरान का संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं भी सौंपा जाता तो डील पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इसे अपने ही इलाके में नष्ट करने का वादा करता है तो अमेरिका उसके लिए भी तैयार होगा। इस बीच ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड का दांव खेलकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच डील के फाइनल एग्रीमेंट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत लगातार चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ डील की नेगोशिएशंस फाइनल दौर में है। इस बीच ट्रंप ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बात बन चुकी है। आज सुबह ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, संवर्धित यूरेनियम को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि इसे वापस लाकर नष्ट किया जा सके, या फिर बेहतर होगा कि ईरान के सहयोग और समन्वय से इसे उसी स्थान पर या किसी दूसरे स्वीकार्य स्थान पर नष्ट कर दिया जाए और इस प्रक्रिया और घटना की गवाही परमाणु ऊर्जा आयोग या उसके समकक्ष संस्था को दी जाएगी। हालांकि ट्रंप इससे पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि डील होने वाली है, लेकिन अब ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड भी लेकर आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अब्राहम एकॉर्ड दांव क्या है? अब्राहम एकॉर्ड 2020 में अमेरिका की पहल पर किया गया समझौता है। इसके तहत कई अरब देशों ने इजराइल के साथ औपचारिक रिश्ते बनाए और इसे मान्यता दी। इस समझौते में सबसे पहले यूएई और बहरीन शामिल हुए, बाद में मोरक्को और सूडान भी जुड़े। इसका मकसद अरब इजराइल दुश्मनी कम करना, व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ाना तथा ईरान के प्रभाव को संतुलित करना था। अब ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स में जरूर शामिल होना चाहिए। ट्रंप ने अपने पोस्ट में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन का जिक्र किया है। ट्रंप के इस दांव के बाद सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान है, क्योंकि उसने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। साथ ही वो फिलिस्तीन के समर्थन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर घूमता है। लेकिन कल तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की पीठ ठोक रहे ट्रंप ने इस पोस्ट से दोनों की हवा निकाल दी है। इस बीच ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान के साथ बातचीत कहां अटकी है। ईरान चाहता है कि डील में सिर्फ ईरान की बात न हो,
सभी मोर्चों पर लड़ाई बंद हो, इजराइल लेबनान पर भी हमले न करने की गारंटी दे। लेकिन इजराइल ये वादा करने को तैयार नहीं है। इजराइल को मनाने के लिए ट्रंप ने बीच का रास्ता निकाला। उनका कहना है कि इजराइल लेबनान पर अटैक न करे, इसके बदले में अरब कंट्रीज इजराइल को मान्यता दे। ट्रंप चाहते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म हो, जिससे शिप्स की मूवमेंट नॉर्मल हो जाए। क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करने को तैयार नहीं है, इसलिए अमेरिका ने इस मुद्दे पर पीस डील के बाद बात जारी रखने की बात कही है। ईरान अमेरिका के बीच इस डील को सऊदी अरब समेत दूसरे अरब देशों ने सपोर्ट किया है। भोपाल की ट्विशा शर्मा केस में अब सीबीआई ने जांच की कमान संभाल ली है। सोमवार को भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम ने कटारा हिल्स थाने में पहले से दर्ज मामले को री रजिस्टर किया और पूरे केस को भोपाल पुलिस से टेक ओवर ले लिया। अब आज ट्विशा के पति समर्थ की कस्टडी सीबीआई ले लेगी। सीबीआई ने इस केस में जांच अधिकारी के तौर पर डीएसपी निशु कुशवाहा को जिम्मेदारी सौंपी है। पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अब सीबीआई की जांच में एंट्री के बाद ट्विशा की मौत के जो राज हैं वो बाहर आने की उम्मीद की जा रही है। सीबीआई को केस हैंडओवर करने से पहले एसआईटी ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक क्राइम सीन पर जाकर के क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। ट्विशा के पति सामर्थ से करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किए गए और अब आज से सीबीआई इस मामले की जांच शुरू कर रही है। शादी मेरी में तो थोड़ी एनर्जी भी बचानी है। Otherwise, I will bring Samarth. उनको माफ कर दीजिए, हम लोग बच्चा समझ के माफ कर दीजिए सब लोग। बाय बाय। भोपाल की ट्विशा अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खुद ही कैसे खत्म कर सकती है? आखिर 12 मई की शाम ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा अपनी ससुराल में फंदे से लटकी पाई गई? क्या ट्विशा शर्मा ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म की या फिर उसकी हत्या की गई? अब इस मिस्ट्री से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। भोपाल की हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से दिल्ली तक एक्शन तेज है। अब इस केस में दिल्ली की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। सोमवार को भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम ने केस का हैंडओवर ले लिया और भोपाल के कटरा हिल्स थाने में दर्ज एफआईआर को री रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी। ट्विशा सुसाइड मामले की जांच सीबीआई के दिल्ली हेडक्वार्टर में पोस्टेड एसपी राजवीर सिंह के नेतृत्व में होगी। जांच अधिकारी के तौर पर डीएसपी निशु कुशवाहा को नियुक्त किया गया है। सीबीआई अब इस मामले में दहेज हत्या, प्रताड़ना, साजिश और दूसरे संभावित आरोपों की जांच करेगी। सीबीआई ने इस मामले में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर में भी आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला ही हैं। अब आज सीबीआई ट्विशा के पति समर्थ की कस्टडी लेगी। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई टल गई। अब 27 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं भोपाल जिला कोर्ट में भी आज समर्थ और गिरिबाला की 10 से 20 मई तक की कॉल डिटेल और भोपाल एम्स की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। ट्विशा केस में दोनों चीजें बहुत अहम मानी जा रही हैं। देखिए, एक क्रिमिनल ट्रायल में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं होगा तो हम ट्रायल भी क्या ही सस्टेन हो पाएगी। तो इसीलिए हमारा शुरू से डिमांड फेयर इन्वेस्टिगेशन की थी, वो आज हमें पूरी होती दिख रही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब जबकि वो एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी के पास जांच के लिए जा रहा है, तो उनका कहना है कि दोनों परिवारों से उनका एक्सपेक्टेशन है कि दोनों परिवार और जो विक्टिम हैं उनके भी सारे विटनेसेस जो हैं और एक्यूज के भी जो विटनेसेस हो सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट देना है वो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के सामने ही अपना पक्ष रखें। अब उसको पब्लिकली ना करें, नहीं तो उनका ऐसा सोचना है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। इसीलिए इसको अब सीबीआई के लिए करें। हम बहुत ज्यादा ट्विशा के परिवार की ओर से हम बहुत ज्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्वयं इसको संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सुबह सुनवाई करी उस मामले पर जो सुयो मोटो कॉग्निजेंस उन्होंने लिया था। एक लंबे डिस्कशन के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि विक्टिम की जो फैमिली है, चाहे विक्टिम की फैमिली हो चाहे अक्यूज की फैमिली, वो मीडिया में आके अपने बाइट
या स्टेटमेंट देने से अच्छा है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कोऑपरेट करें, उनको अपने स्टेटमेंट दें। और अश्योरेंस सॉलिसिटर जनरल सर का रहा है कि जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी। इसी डायरेक्शन के साथ वो सुप्रीम कोर्ट का जो सुयोमोटो केस था वो डिस्पोज ऑफ हुआ है। हाई कोर्ट में आज शासन की तरफ से नोटिस जो है वो गिरिबाला जो आरोपी हैं जिनको एंटिसिपेटरी बेल मिली थी उन्हें सर्व हो चुका था। विक्टिम की तरफ से जो केस लगाया गया है कैंसिलेशन के लिए, उसका उन्हें सर्व नहीं हुई थी कॉपी, जो सर्व करा दी गई है। और 27 तारीख को 2:30 बजे उस पर हेयरिंग है। एक प्रिजर्वेशन एप्लीकेशन फाइल करी थी हमने एम्स के सीसीटीवी फुटेजेस के लिए, और कुछ नंबर्स हैं जो बाद में इनके द्वारा ही प्रस्तुत करे गए। 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक उन नंबर्स की प्रिजर्वेशन, उनके टावर लोकेशंस और उनके मालिक कौन है, उनके नाम के संबंध में जो एप्लीकेशन फाइल करी थी उस पर हेयरिंग उन्होंने रखी है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उसमें अपना प्रतिवेदन जमा नहीं करा। सोमवार को सीबीआई के हैंडओवर लेने से पहले एसआईटी ट्विशा के पति समर्थ सिंह को लेकर उनके घर पहुंची। 2 घंटे तक सीन को रिक्रिएट किया गया। एसआईटी ने हर उस बारीकी को देखा जो पहले छूट गई थी। सीन रिक्रिएट करने से पहले समर्थ से 3 घंटे पूछताछ की गई। एसआईटी की पूछताछ में समर्थ ने बताया कि गर्भपात के बाद से ट्विशा परेशान थी। वहीं जब एसआईटी ने समर्थ से उनके फरारी को लेकर सवाल किए तो उसने बार बार जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश की। पूछताछ के दौरान समर्थ ने ट्विशा को 7 लाख रुपए देने के दावे को दोहराया। एसआईटी ने समर्थ का लैपटॉप, मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड और दूसरे अहम डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक ट्विशा के सास गिरिबाला से भी इस मामले में पूछताछ की गई है। रिमांड में उनसे पूछताछ जारी है, काफी गहन पूछताछ कर रहे हैं और जो भी पूछताछ में बताया जाता है उसको वेरीफाई किया जाता है, उससे कई तरह के क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी तो पूछताछ जारी है। जो आरोपी होता है वो तो बचने की कोशिश करता ही है, तभी तो पूछताछ में टाइम लगता है। वो जो बताएगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, इसलिए टाइम लगता है। बैंक ट्रांजैक्शन भी और बहुत सारी जो इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं। गिरिबाला सिंह के बयान हो गए क्या सर? 3 बार नोटिस किया था आप लोगों ने। उनसे कुछ पूछताछ हुई है और बाकी और भी बहुत सारी पूछताछ करना बाकी है। तो ये आप आए गए थे या वो आई थी क्या? नहीं, अपनी पुलिस पार्टी ने जाकर पूछताछ की। अच्छा, जब सीसीटीवी से कोई छेड़खानी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला पर अपने रसूख का इस्तेमाल करके केस को प्रभावित करने के आरोप लगाए। वहीं सोमवार को ट्विशा को न्याय दिलाने के लिए इस देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर लोअर कोर्ट तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत को अप्राकृतिक मृत्यु माना। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सबसे पहले गिरिबाला सिंह पर कई आरोप लगाए और उन पर ट्विशा शर्मा को बदनाम करने और जांच में अड़चन डालने का मामला उठाया, जिसके बाद गिरिबाला सिंह के वकील ने उनका बचाव किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पीड़ित परिवार हो या आरोपी पक्ष, दोनों पक्षों को सार्वजनिक मंचों के बजाय जांच एजेंसियों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए और दोनों पक्षों के मीडिया को बयान देने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सनसनीखेज न बनाने की सलाह दी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए इस मामले में निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। सीबीआई जिम्मेदारी से जांच करके सच्चाई का पता लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दोबारा पोस्टमार्टम कराने के फैसले को सही ठहराया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने हमारे उस पक्ष को ध्यान में रख करके निर्णय दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ न्याय के लिए कदम से कदम मिला के चलने को तैयार रहती है। हम अपने लिए, जैसे उनने कहा कि सीबीआई की जांच करो, हमने त्वरित गति से सीबीआई के लिए पत्र दिया और माननीय न्यायालय ने जो इस बात को अप्रिशिएट किया, मैं आपके माध्यम से न्यायालय का प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये हमारी सरकार के काम करने की कार्यशैली है। सुशासन के लिए मध्य प्रदेश विक्रमादित्य के काल से जाना जाता है, तो सुशासन में हम सदैव जनता के साथ खड़े हैं। इन कार्यवाहियों के बीच अब भी परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि ट्विशा उनके बीच नहीं है। अब परिजनों को सीबीआई से न्याय की उम्मीद है। बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत खुश मिजाज, एक बहुत चुलबुली लड़की थी। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा कभी हम सोच ही नहीं सकते कि वो ऐसा कभी कर सकती है। तो हमें यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच वो निष्पक्ष जांच हो और उसको जो मतलब अपराधी है उनको सजा मिले। बिल्कुल भी नहीं। आप खुद देखिए, जब वो ब्यूटी पार्लर जा रही है, कोई लड़की अगर इतना डिप्रेशन में होगी वो ब्यूटी पार्लर जाएगी? वो ब्यूटी पार्लर से इतना खुश लौट के आई है, वो अपने मायके आने की तैयारी कर रही थी ना। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो ब्यूटी पार्लर या वो खाने तक की नहीं सोच सकता, तो वो मतलब इतना कैसे सोच सकता है कि वो कर ले, वो मतलब सुसाइड कर ले।
आपको लग सकता है ऐसा? शादी के 5 महीने बाद ससुराल में मृत पाई गई ट्विशा शर्मा की मौत का आज 14वां दिन है। अब इस हाई प्रोफाइल केस की मिस्ट्री सुलझने के आसार लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। अवैध निर्माणों को हटाने के नोटिस की 1 हफ्ते की मियाद खत्म हो जाने के बाद पुलिस की टीम उनके बंगले पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने उनके घर पहुंचने की वजह नहीं बताई, लेकिन अंदर से जब वो लौटी तो अपने साथ एलईडी समेत कुछ और सामान ले जाती हुई दिखाई दी। टीएमसी ने जहां इसे बदले की कार्रवाई बताया तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जिन अभिषेक बनर्जी की बंगाल में तूती बोलती थी, जिनके एक इशारे पर पुलिस से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच जाता था, सरकार बदलते ही उनकी हालत ये हो गई है कि कभी उनके घर प्रशासन का नोटिस आ जा रहा है तो कभी उनके घर पुलिस वाले धमक जा रहे हैं। सोमवार शाम 4 बजे उनके बंगले में अचानक से पुलिस की टीम दाखिल हुई और कुछ देर अंदर रहने के बाद एलईडी समेत कुछ सामानों के साथ बाहर आई। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के घर में 3 टीवी सेट थे, जिनसे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होती थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के लिए डीवीआर भी साथ ले गई है। यह भी बताया गया कि अभिषेक बनर्जी के घर में सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए गए थे, उन्हें भी पुलिस ले गई है। दरअसल कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी को घर में किए गए अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस दिया है। 7 दिनों की समय सीमा के अंदर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनके शांति निकेतन वाले बंगले पर पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसको लेकर बंगाल की सियासत गर्म हो गई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, तो बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसने गड़बड़ी की है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। What a political vendetta. TMC leaders' houses are being raided in different parts of Bengal. So far it is not clear what the allegations against Abhishek Banerjee are. So one cannot blame Abhishek Banerjee without going through the facts. जो गैर कानूनी है उसको तोड़ा जाएगा, जिसका प्रॉपर्टी तोड़े जा रहे हैं वो लोग के लिए अदालत के दरवाजा खुला हुआ है, वहां जाकर बोले सरकार की काम कर रहा है। बंगाल में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कहा कि बुलडोजर कल्चर बंगाल में नहीं चलेगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और सरकार के बुलडोजर एक्शन को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बताया। ममता ने आंदोलन करने की धमकी दी तो बीजेपी ने कहा कि जो अवैध निर्माण है वो तो गिरेगा ही। আগামীকাল দিল্লিতে যখন যাবে না তখন বুঝবেন আপনারা টলমল করবেন এবং সেদিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করি। ভারতবর্ষের সংবিধান বড় না বন্দুকের নল? ममता बनर्जी को अब स्थिति है कि पब्लिक के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए फेसबुक में आपको लाइव करना पड़ रहा है, मैसेज देना पड़ रहा है। फेस टू फेस बोलिए ना, क्योंकि वो अधिकार खो चुके हैं। अवैध रूप से घर बनाया था क्यों? आपकी सरकार, आपके नेता, काउंसिलर, एमएलए इस पर गलत काम क्यों किया? अतिक्रमण क्यों किया सरकारी जगह पर, पब्लिक के जगह पर, और वहाँ घर बना लिए, पेट्रोल पंप बना लिए, ईंट भट्टा बना लिए। अभी हटा लो, नहीं तो सरकार मजबूर है लोगों को राहत देने के लिए, रास्ता साफ करने के, हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के साथ बंगाल में एक एक करके सारे डॉन भी पकड़े जा रहे हैं। बदमाशों की परेड कराई जा रही है, किसी को दौड़ाया जा रहा है तो किसी को घर से गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछली सरकार में जिन बदमाशों का दबदबा था वो शुभेंदु सरकार में सरेंडर करने लगे हैं। बंगाल में वही तस्वीर दिख रही है जो यूपी में 2017 के बाद से दिखाई दे रही थी, यानी जो भी अपराध करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोलकाता पुलिस ने हावड़ा इलाके के कुख्यात बदमाश आकाश सिंह और शमीम अहमद को पकड़कर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पैदल ही पूरे इलाके में घुमाया। हावड़ा इलाके में आकाश सिंह के खिलाफ फिरौती, रंगदारी, डराने धमकाने के कई मामले दर्ज हैं। टीएमसी सरकार के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की थी और बम फेंके थे, लेकिन उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी।
अब सरकार बदली है तो वो पुलिस के शिकंजे में है। हालांकि आकाश ने खुद को बेकसूर बताया। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि वेदांत के मामले में सीबीएसई ने अपनी गलती मानी। सीबीएसई ने वेदांत श्रीवास्तव को उस सही फिजिक्स की कॉपी भेज दी है और माफी मांगते हुए रिजल्ट जल्द ही अपडेट करने का भरोसा दिया। दरअसल वेदांत ने दावा किया था कि उसकी फिजिक्स की जो आंसर शीट उसे भेजी गई वो उसकी है ही नहीं, बल्कि किसी और छात्र की है और इसकी वजह से उसके नंबर कम हैं। वेदांत ने यह दावा कॉपी में हैंड राइटिंग को देखकर किया, क्योंकि उसने 2 और सब्जेक्ट की कॉपी मंगवाई थी जिसमें हैंड राइटिंग सेम थी, लेकिन फिजिक्स की कॉपी में हैंड राइटिंग अलग थी। ऐसे में छात्र ने सीबीएसई से शिकायत की तो अब बोर्ड ने माफी मांगते हुए वेदांत की सही कॉपी उसे मेल की है और भरोसा दिलाया है कि उसकी पूरी मदद की जाएगी। सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली है, वेदांत को सही कॉपी भेज दी है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 कॉपियां हैं। एक कॉपी वो है जो पहले सीबीएसई ने वेदांत को भेजी। वेदांत अपने 12वीं के नंबर देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतने कम नंबर आ सकते हैं, इसलिए उसने अपनी कॉपी मांगी। सीबीएसई ने दूसरी कॉपी भेज दी। मामला उठा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो अब वेदांत को सही कॉपी भेजी गई है। सीबीएसई ने मान लिया है कि वेदांत की फिजिक्स की कॉपी एक्सचेंज हुई थी। सीबीएसई से बहुत बड़ी गलती हुई। दरअसल सीबीएसई के 12वीं क्लास का रिजल्ट आया तो एक स्टूडेंट वेदांत अपने फिजिक्स के नंबर से खुश नहीं था। वेदांत को फिजिक्स में उसकी उम्मीद से काफी कम नंबर मिले। ऐसे में उसने सीबीएसई के नए पेपर चेकिंग सिस्टम की शिकायत की। हालांकि इस दौरान वेदांत ने फिजिक्स के साथ साथ इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की भी कॉपी मंगवाई, लेकिन जब कॉपी आई तो उसने सीबीएसई के सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। वेदांत ने दावा किया कि फिजिक्स की कॉपी की राइटिंग उसकी नहीं है। इसके लिए उसने इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की कॉपियों से मैच करके भी दिखाया। दोनों कॉपियों की हैंडराइटिंग एक जैसी थी, लेकिन फिजिक्स की कॉपी पूरी तरह अलग दिखाई दे रही थी। मुझे फिजिक्स में मेरे मार्क्स ठीक नहीं लग रहे थे, दैट इज व्हाई आई अप्लाइड फॉर द इवैल्यूएशन। तो मैंने फॉर सेफर साइड कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश के भी मंगा लिए थे कि मैं देख लेता हूँ मेरे नंबर कहाँ कटे हैं। तो अच्छा रहा मैंने मंगा लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की शीट खोलता हूँ तो व्हेन आई स्क्रॉल इट, लुक एट माई हैंड राइटिंग, दिस इज़ माई ट्रू हैंड राइटिंग। अब हम इंग्लिश की शीट खोलते हैं, उससे हमें ज़्यादा पता लगेगा। इंग्लिश देखिए, इसमें ये हैंड राइटिंग है मेरी। स्क्रीन पर आप दोनों कॉपी की तुलना कर सकते हैं। एक कॉपी वेदांत की है जो सीबीएसई ने भारी बवाल के बाद भेजी, और दूसरी गलत कॉपी वो है जिसके आधार पर वेदांत का रिजल्ट आया और उसे कम नंबर दिए गए। जब रिजल्ट आया तो वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने फिजिक्स के आंसर शीट्स, फिजिक्स के मार्क्स से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वी विल अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। जब मैंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा, फिजिक्स के साथ साथ मैंने इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स के आंसर शीट के लिए भी अप्लाई करा था, जस्ट टू सी के मार्क्स कहाँ कटे हैं। तो जब मैंने उस आंसर शीट को बाकी आंसर शीट्स के साथ मिलाया तो फिजिक्स की आंसर शीट उसने बोला कि उसकी नहीं है। मैंने उस पर विश्वास न करते हुए खुद इंडिपेंडेंटली जब मिलाया तो देखा कि फिजिक्स के आंसर शीट में सच में पूरी की पूरी हैंड राइटिंग चेंज थी, आंसर राइटिंग का स्टाइल चेंज था, सब कुछ चेंज था। तो मुझे भी उसकी बात पे विश्वास हुआ। तो फिर मैंने बोला कि इस चीज़ को हम किसी फॉर्मल तरीके से आगे नहीं ले जा सकते, बिकॉज इसका कोई पोर्टल अभी तक स्थापित हुआ नहीं है। आप ये बता सकते हो कि मुझे किस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, बट ये नहीं बता सकते कि मेरी पूरी की पूरी आंसर शीट ही चेंज्ड है। दैट इज़ वाई फिर हमें अपनी बात सीबीएसई तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ा। तो फिर मैंने और वेदांत ने बैठ के हमने वो ट्वीट ड्राफ्ट करा ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंचे। रात को हमने ट्वीट करा, सुबह हमने फिर सीबीएसई को ईमेल भी करा एक फॉर्मल अपना इशू बताते हुए। देन हमने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाया ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या फेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वेदांत ने यह मुद्दा 23 मई को उठाया। बड़ी लापरवाही के बाद परिवार ने तुरंत सीबीएसई को ईमेल लिखा और बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क साधा। पहले तो सीबीएसई ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो सीबीएसई हरकत में आया और आश्वासन दिया कि इस गलती को जल्द ही सुधार लिया जाएगा। हालांकि इस गलती को सुधारने में सीबीएसई को करीब 3 दिन का समय लगा और इसके बाद उसने माना कि उससे गलती हुई है और सही आंसर शीट वेदांत को भेज दी गई है। सीबीएसई ने लिखा, प्रिय वेदांत,
फिजिक्स की आपके आंसर शीट को लेकर उठाई गई चिंता को हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद। जांच के बाद इस मामले की समीक्षा की गई। आपके आंसर शीट की सही कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी गई है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आपके रिजल्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं और आपको निरंतर सहयोग का आश्वासन देते हैं।